हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स का अगला लेक्चर है फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। पहला चैप्टर कल ही हमने समाप्त किया। इसमें जितने भी फार्मूले हैं, जितने डेरिवेशन हैं, सबको आप एक बार रिपीट करिएगा, नोट्स अच्छे से बनाइए, क्योंकि हो सकता है कि जब कॉलेज खुले आपका तो उस समय फिर से इसको रिपीट ना कराया जाए। हो सकता है जितना पढ़ाया जाएगा उसके आगे पढ़ाया जाए, तो इसलिए इसी को आप मान के चलिए कि जितना पढ़ाया जा रहा है वो आपका एक तरह से पढ़ाई ही हो रही है, जो नॉर्मल पढ़ाई होती है उस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही है। तो क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 आज हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 है ना, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, है ना। चैप्टर नंबर 2 आज स्टार्ट करना है हमें, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय। इसके बाद से है विभव, वैद्युत विभव, जो कि हमने कल बोला था, वो क्रम हमें याद नहीं था। तो गॉस का प्रमेय आज है चैप्टर नंबर 2। तो गॉस का प्रमेय हमें पढ़ना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का प्रमेय से बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं गॉस के प्रमेय वाले से। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है, इसका यूज क्या है, तो ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन यूज आप समझिए कि गॉस का प्रमेय ऐसा प्रमेय है जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड एरिया, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स होंगे, कोई भी वैल्यू, जिससे हम वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली आप वैल्यू क्षेत्र की तीव्रता किससे निकालते हैं, किसी पॉइंट पर, किसी रोड पे, है ना। तो इसमें आपको पॉइंट, रॉड, जो भी गोला वगैरह, जो भी खोखला गोला, सबके बारे में मिलेगा, सिलेंडर वगैरह सबसे। तो इसलिए गॉस का प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। लेकिन उससे पहले हमें पढ़ना होता है आपको एरिया वेक्टर। पहले तो गॉस का प्रमेय निकालने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है एरिया वेक्टर। क्या पढ़ना पड़ता है? एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्योंकि बुक नहीं है तो हम इसमें से नोट करके लाए हुए हैं कि हेडिंग क्या है। तो फर्स्ट है हमारा एरिया वेक्टर, ठीक है, जिसका नाम है, हम लिख सकते हैं एरिया वेक्टर। एरिया समझ लो ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल सदिश, इसको हिंदी में बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, इंग्लिश में एरिया वेक्टर, ठीक है। एरिया वेक्टर के बारे में हमें पढ़ना है। मतलब एरिया क्या है? एक सदिश राशि होती है। एरिया एक सदिश राशि होती है। मतलब क्षेत्रफल क्या है? एक सदिश राशि होती है जिसका डायरेक्शन होता है। क्योंकि 2D पिक्चर जो होते हैं, 2D पिक्चर के लिए अलग डायरेक्शन होता है, 3D पिक्चर के लिए अलग डायरेक्शन होता है। उसके बारे में बताएंगे कि कौन सा डायरेक्शन हमें लेना है। तो फर्स्ट हमें जानना है कि एरिया वेक्टर के बारे में। तो आप देखिए, यहाँ पे मैं एक अक्ष बना देता हूँ, एक्स अक्ष, ऊपर यहाँ से वाई अक्ष, और इससे लंबवत जेड अक्ष। यहाँ पे एक वर्ग ले लेता हूँ जिसका साइड है ए, इसका नाम रख दिया ए, बी, सी, डी। यदि ये स्क्वायर है तो इसका यदि क्षेत्रफल, यदि हम पहले के समय में जो भी निकालते थे, छोटा सा बच्चा कोई भी बता देता है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो सर भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हमें एरिया लिखें मैग्नीट्यूड में, तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर। वर्ग है ना, तो वर्ग का साइड का स्क्वायर, तो एरिया स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें मालूम है, यहाँ पे जब 12th में आप आ गए हैं तो आपको मालूम है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, तो उसको हम वेक्टर में डिनोट करेंगे। मतलब डायरेक्शन भी हमें मालूम होना चाहिए। तो आता कैसे है? इस वाले मेथड से। तो हमें मालूम है ऑलरेडी कि एरिया वेक्टर है, और वेक्टर का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो कि 11th में पढ़ाया जाता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये भुजा ए बी क्रॉस बी सी, ए बी क्रॉस बी सी। तो आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है कि ए क्रॉस बी यदि हम लिखें तो उसको हम लिखते हैं ए बी साइन
थीटा एंड डायरेक्शन है ना। तो ए बी साइन थीटा हम इसको लिख सकते हैं ए बी मॉड में लिखेंगे तो परिमाण दिखाता है बी सी साइन थीटा इनटू डायरेक्शन, ये टोटल हो गया। अब हमें डायरेक्शन और वैल्यूज टोटल रखना है। ए बी का वैल्यू है स्मॉल ए, इसका वैल्यू है स्मॉल ए, और साइन थीटा हम क्या लेते हैं जी, तो साइन थीटा एरिया वेक्टर जो होता है 2D पिक्चर के लिए लंबवत होता है। किसी भी पृष्ठ के क्या होता है लंबवत, या तो लंबवत बाहर की ओर, यहाँ पे ये 2D पिक्चर है ना ये, तो इसके या तो बाहर सीधा लंबवत बाहर की ओर या तो लंबवत अंदर की ओर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो मतलब ओवरऑल कितना एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए जब भी हम वेक्टर पढ़ते हैं तो एक्स अक्ष पर जो भी वैल्यू आता है उसको हम आई से दिखाते हैं, आई। वाई अक्ष पर जो आता है उसको हम जे से दिखाते हैं, और जेड पर जो आता है उसको हम के से दिखाते हैं, है कि नहीं। तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये तो एक्स अक्ष पर एक भुजा है, एक वाई अक्ष पर भुजा है, तो मतलब जो सामने ये जेड कहाँ है, आगे की तरफ जेड निकला हुआ है ना, तो इसका मतलब जो एरिया वेक्टर की जो दिशा है वो किसकी दिशा में है, के की दिशा में है, या तो बाहर या तो अंदर, दोनों में से हम कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव वाला ही लिखता हूँ। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ए स्क्वायर इनटू के का, समझ में आ गया होगा। वेक्टर के साथ सेम चीज है, बस डायरेक्शन आ गया तो वेक्टर हो गया, डायरेक्शन नहीं है तो वेक्टर नहीं है। समझ में आ रहा है। ये है आपका 2D पिक्चर के लिए। नेक्स्ट यहां पे हम देखते हैं 3D पिक्चर के लिए। तो 3D के लिए हम एक यहां पे बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स में हम देखते हैं कि हमारा डायरेक्शन किधर जाएगा। तो एरिया वेक्टर हमें देखना, तो एक बॉक्स है, तो एक इधर फलक है इसका, एक इधर है, एक पीछे है, एक यहाँ पे आगे है, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो एरिया वेक्टर होता है तो इस वाले ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है तो उसमें कैसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ, इसका ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एक चूंकि ये 2D में हमने दिखाया है कि एक बाहर एक अंदर होता है ना, तो उसी तरह यदि हम एक 2D ऐसे लें तो एक बाहर हुआ एक अंदर हुआ। लेकिन यही बात आपको ध्यान देना है कि 3D पिक्चर में बाहर की तरफ जो वेक्टर एरिया वेक्टर होता है उसी को हम काउंट करते हैं, अंदर की तरफ जो होगा इसके अंदर उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो इधर हमने लिया, इस साइड वाले को लिए क्या करेंगे, इधर होंगे बाहर की तरफ, एक अंदर भी होगा तो अंदर वाले को हम क्या करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। इधर साइड वाला इस साइड में जो आप देख रहे हैं इसका यदि दिखाना है हमें तो किधर जाएगा बेटा, इस साइड में। ये नीचे वाला दिखाना है तो नीचे वाले में किधर जाएगा, नीचे। समझ में आ रहा है। तो टोटल 6 फलक होंगे। ये जो आपके सामने जो फलक होगा उसके कहाँ, आगे की तरफ, पीछे वाले फलक का पीछे की तरफ। तो सबका एरिया वेक्टर यहां से आप निकाल सकते हैं। तो यहां पे हम नोट में लिख लेंगे कि 3D पिक्चर लिख देते हैं। पिक्चर के लिए एरिया वेक्टर बाहर की ओर लंबवत होती है, अच्छे से नोट करते जाएंगे, ठीक है। 3D पिक्चर के लिए एरिया वेक्टर कहाँ होता है, लंबवत बाहर की ओर, लंबवत बाहर की ओर होती है 3D पिक्चर के लिए। अंदर की ओर जो होगा उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है जी। अब ये आपका एरिया वेक्टर हुआ। ये एरिया वेक्टर हमने क्यों पढ़ा, केवल फ्लक्स के लिए पढ़ा है। टोटल जाके रिलेट हो जाएंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ता है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमने पूरा डिटेल में जाना। 2D पिक्चर के लिए क्या होता है, या तो किधर भी हो सकता है, या तो अंदर या तो बाहर।
लेकिन 3D पिक्चर के लिए एरिया वेक्टर कहाँ हमेशा बाहर की तरफ ही लिया जाता है, और ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है किसके, सरफेस के लंबवत होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका मेन और अगला टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम डिनोट करते हैं फाई, ई फॉर इलेक्ट्रिक एंड फाई मतलब फ्लक्स में बोलेंगे यहाँ पे, मतलब इसको डिनोट हम करते हैं किससे, फाई ई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। अब इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। तो हम मानते हैं कि एक सरफेस है, एक ऐसे हमने एक सरफेस बना लिया। ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम देख लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, तब जाकर हम पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी प्लेन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी भी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली किसी भी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं जी, वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, किसी भी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, लंबवत गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो लंबवत गुजरती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, जितनी गुजरेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम आपको समझाने के लिए ऐसे एक पृष्ठ हमने बनाया, मान लीजिए कि एक पृष्ठ है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने बना दिया। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी बनाया हमने, 4। कितनी लाइंस हैं, 4। लेकिन इस पृष्ठ से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं जी, 2। तो ये फाई कितना हो गया, समझ में आ रहा है। किसी पृष्ठ से, किसी समतल पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली जितनी भी लाइंस होंगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि डिपेंडेंट फार्मूला भी हमें तैयार करना है, ये तो ठीक है, नॉर्मल बातें हो गई। फार्मूला हमें तैयार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि ये जो है किस पे डिपेंडेंट है, जो फाई है किस चीज पे डिपेंडेंट करता है। तो देखिए, फर्स्ट हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र मजबूत कहाँ होता है। वैद्युत क्षेत्र यदि बहुत ज्यादा मजबूत है तो वहां पे वैद्युत बल रेखाएं नजदीक होती हैं। ये बात आपको बताया था मैंने। यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू है, तो यहाँ पे जब हमने फिगर एक बनाया था ऐसे, तो यहाँ पे नजदीक होती थी, और यहाँ पे जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे ऐसे दूर होती जाती है।
तो क्या मतलब कि यहाँ पे जो ये एरिया है जो शुरू में है एरिया, यहाँ पे बहुत नजदीक नजदीक वैद्युत बल रेखाएं हैं, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत हाई होती है, तगड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो वैद्युत यदि मान लीजिए कि बहुत ज्यादा परिमाण वाला वैद्युत क्षेत्र हमें मिलता है, तो यहाँ पर हम यदि पृष्ठ बनाते हैं, देखिए इस तरीके का, तो बहुत नजदीक नजदीक में बना रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, टोटल यहाँ पे फाई कितना हो गया, 6 हो गया। मतलब यदि ई बहुत मजबूत है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा, अर्थात फाई ई समानुपाती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के समानुपाती है। इसके अलावा और एक चीज पे डिपेंडेंट करता है, नेक्स्ट देखेंगे। ये मान लीजिए कि ये जो पृष्ठ है वो बहुत पहले छोटा था, अब पृष्ठ वो बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए, और मैं यही जो लाइंस हैं इसको यदि मैं बनाऊं, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब एरिया बढ़ने से भी फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अर्थात हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाई ई समानुपाती ए, मतलब ये एरिया पे भी उतना ही डिपेंडेंट है। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि जब दो या इधर है एक ही चीज है, इधर अलग अलग चीज है, तो ये क्या मल्टीप्लाई हो जाता है, अर्थात फाई ई बराबर हम लिख देते हैं, डायरेक्टली बराबर लिखते हैं, कोई भी यहाँ पे आपका अचर पद नहीं आएगा, 1 आता है, तो हम लिखते हैं ई डॉट ए, ई डॉट ए, ये एक फॉर्मूला है। ई डॉट ए का मतलब क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का यूज हमें आता है, यहाँ पर हम आगे लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है जी, ई ए कॉस थीटा। तो सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि वैद्युत फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं, ई ए कॉस थीटा होता है फार्मूला। अब बात आती है कि सर ई पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है, ये थीटा क्यों आता है, तो थीटा क्यों आता है इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए थीटा क्यों आता है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए कि जो हमारा पृष्ठ है इस तरीके से है, लेकिन वैद्युत क्षेत्र ऐसे आता है, और एरिया वेक्टर तो हमेशा लंबवत होगा ना, ई गया इधर, ए गया इधर, दोनों के बीच में एंगल हो गया, ठीक है। तो हमें फ्लक्स निकालना है इसी, तो क्या हम ई ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, इसलिए क्योंकि हमने लिखा है कि लंबवत जो गुजरेगी, ये क्या लंबवत जा रही है, नहीं ना, लंबवत का मतलब क्या, उसी दिशा में जाए, जिधर एरिया वेक्टर उसी दिशा में जाएगा, तो उसी दिशा में इसका कंपोनेंट निकालते हैं। आपको मालूम है ई यहाँ पे थीटा है, तो इधर क्या होगा, ई कॉस थीटा, इधर एक आ जाएगा ई साइन थीटा, है ना। तो हमें लंबवत वाला ही लेना है, क्योंकि ये तो लेना नहीं है, क्योंकि वहां पे लंबवत लिखा हुआ है, तो लंबवत के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, ई कॉस थीटा आई इंटू ए। तो यदि हम इसको सही से लिखें, ई इंटू ए कॉस थीटा हो जाता है, जो कि यही फार्मूला है। और वेक्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि ई ए मतलब ए बी कॉस थीटा इक्वल टू होता है ए डॉट बी, तो इसलिए इसको हम लिख देते हैं फाई ई इक्वल टू ई डॉट ए। कहने का मतलब समझ में आया आपको। तो मतलब हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल्स में, किसी भी थ्योरम में, किसी भी डेरिवेशन में
यदि हमें ई लेना है तो वही ई लेना है, वही ई का कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के सीध में हो। ये बात यदि ध्यान देते हैं तो कोई भी डेरिवेशन और कोई भी न्यूमेरिकल हमारा गलत नहीं होगा। तो आज हमने पढ़ा वैद्युत फ्लक्स के बारे में। यदि और कुछ बचता है तो इसके बारे में हम अगले लेक्चर में बताएंगे, और अन्यथा गॉस का प्रमेय नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।